मेरी बहू। बेटा, मुझे फख्र है कि आप मेरी बहू हो। मुझे यकीन है इंशाल्लाह अब्दुल अजीज कामयाब हो जाएगा, उसकी आखिरत भी संवर जाएगी क्योंकि एक दीनदार औरत घर को जन्नत बना देती है। फहमीदा बेगम फर्द जज्बात से आंसू बहाते हुए कह रही थी, जबकि खुद इसकी वालिदा तबस्सुम साहिबा भी गुमसम सी बैठी थी। इनके खुद के वालिद आलम थे, वो आलिमा नहीं थी, मगर वो इसके बावजूद दीनी माहौल को पसंद करती थी। जब जिजला शिकम में थी इस वक्त वो रोजाना तिलावत करती और अगर कोई पड़ोसी औरत आकर गीबत करना भी चाहती तो वो बहुत गैर महसूस अंदाज में बात बदल दिया करती थी। उन्हें जिजला से उम्मीद थी, मगर इतनी ज्यादा नहीं कि वो स्टेज पर खड़ी रहकर हजारों के दरमियान दर्स देगी, वो भी ईमान अफरोज वाकयात से सबको रुला देगी। जिजला हल्का सा मुस्कुराई। वो तीनों रूम में बैठे थी। माहौल को देखते जिजला ने बात बदली। अम्मी, पता है इस साल मशको शरीफ और उसूल अल-शाशी और कई बड़ी किताबें पढ़नी है और मदरिक शरीफ भी। अरे वाह, माशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह तुम्हारी फरागत बाद हाल में बड़ा प्रोग्राम रखवाऊंगी। अब की इसकी सास ने इसे चूमते हुए कहा। माँ और सास दोनों खुश थे। इतने बड़े मदरसे में जिधर से जाते सब बच्चियां लड़कियां इन दोनों की दस्तबोसी करती। उन्हें जिजला की निस्बत से सब बहुत इज्जत से मिले थे। यकीनन जामिया में सबसे अव्वल मुकर्ररा तालिबात में जिजला थी। अभी वो ऑफिस में दाखिल हुई थी। सामने प्रिंसिपल के ओहदे पर हसन रिजविया आपा बैठी थी। सादा खूबसूरत लिबास और उस पर सलीके से लिया गया दुपट्टा। गोद में इनकी छोटी बेटी बैठी थी जिन्हें वो अरबी बोलना सिखा रही थी। छोटी बच्ची ने भी स्कार्फ लगाया था। ये उलझन जो आजकल नौजवान बच्चियों को निकाब से होती है, बचपन से शक है तो ये कैद नहीं बल्कि हिफाजत लगे। जिजला की सास ने बेसाख्ता सोचा, काश मेरी बेटी मेरे पास होती। अलका की याद में आंसू आते इससे कब्ल उन्होंने आंसू का गोला हल्क में उतारा। आपा, मेरा बेटा जिजला से बात करना चाहता है फोन पर हफ्ते में एक दिन। क्यों नहीं? मैंने जिजला से कहा था कि शादीशुदा लड़कियों को हफ्ते में 2 दिन में अपने शौहर से 15 मिनट और जुमा के दिन आधा घंटा बात करने की इजाजत है, मगर जिजला ने मना कर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब समझाई, ऐसे बात नहीं करती है अपने शौहर से बिल्कुल भी। जी इंशाअल्लाह जरूर, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। कुछ देर में दोनों निकलने की तैयारी करने लगे जब अब्दुल अजीज की ख्वाहिश सुनकर हैरान और साथ खुश हो गए। बेटा चलो अब निकलते हैं, तबस्सुम मीडियम ने ऑफिस से झांकते हुए कहा। पहले आपकी बेटी को बिलाई, मुझे काम है। स्टडी कंटिन्यूज बिलो। मगर बेटा ये मदरसा हॉस्टल है। हाँ, मीडियम में भी तो इनका शौहर हूँ, उसने प्यार से कहा। तो उन्होंने प्रिंसिपल से बात करके करीबी रूम में इसे भेजने को कहा। एक मम्मा, मैं कैसे जाऊं प्लीज? नहीं, ऐसा नहीं कहते, वो शौहर है। इतने प्यार से बुलाया है इसने, अब जाओ। जिजला डरते हुए आगे बढ़ी। अब्दुल अजीज आज खुश था। वो इसे तोहफे में कुछ खास देना चाहता था। इसकी तकरीर सुनकर वो बहुत खुश हुआ था, मगर यहाँ गिफ्ट शॉप काफी दूर थी, इसलिए इसने अपनी जेब से 5,000 निकाला और इसे एक एनवलप लिफाफा में डाला। अब वो इसका इंतजार कर रहा था। दरवाजा नोक हुआ तो इसने मोहब्बत और नरमी से उसे अंदर बुलाया और पास बिठाया। ये हटाओ, इसने नो स्पेस की जानिब इशारा किया। इसने हटाया और याद आया कि सलाम तो किया ही नहीं, तो सलाम करके गैर महसूस अंदाज में कुछ पीछे हुई, जिस पर अब्दुल अजीज ने घूरा और दिल में सोचा इसकी तारीफ करके अलग अंदाज में प्यार से तोहफा देगा बना गुस्से के। जिजला, इतना क्यों डर रही हो? मैं कौन हूँ? अलिफसीन ने नरमी से पूछा, मगर वो खामोश रही। हाँ, इसने फिर से कहा। अब शौहर है भाई, इसको खुद नहीं पता था। उसे लगा उसने सवाल किया है तो उसने जवाब दिया, मगर भाई के साथ। वॉट, पागल हो? शौहर भी भाई भी। तजाद चीजों को जमा करने पर इसका पूरा दिमाग 1 मिनट में गर्म हुआ था। क्या पढ़ रही हो? मदरसे में शौहर का हुकूक पढ़ो पहले। इसका सुर्ख चेहरा और सख्त लहजा देखकर वो सही मानों में घबराई थी और अल्फाज तो जुबान से निकलने से इनकारी थे। इसने गुस्से में लिफाफा पटका और इसका हाथ झटक कर बाहर निकल गया और जिजला ने बहुत मुश्किल से आंसू जब्त किया, क्योंकि इसके निकलने के बाद फौरन बाद इसकी वालिदा और सास मुस्कुराते हुए दाखिल हुए थे। ठीक बेटा, अपना ख्याल रखो, कुछ महीनों बाद इंशाअल्लाह मेरी बेटी फिर आएगी घर। उन्होंने इसे चूमा और बाहर बढ़ गई। जिजला ने दोनों पर आयतल कुर्सी फूंकी और तसव्वुर में अब्दुल अजीज पर भी फूंकी। इनके जाने के बाद इसने नमाज अदा की और बाथरूम में जाकर हुई। फिर इसको एक ख्याल तेजी से आया, यहाँ रुकर क्या मतलब, क्यों ना इस पाकजात की बारगाह में रूं। उसने दिल में कहा और कसीदा बरदा शरीफ पढ़ने के बाद हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मांगने लगी। ए रब, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तूने जहाँ रोशन फरमाया तो मेरा दिल भी रोशन फरमा। इनके गुस्से को ख़त्म कर दे, मुझे ऐसा बना दे कि वो खुश हो जाए मुझे देखते ही।
काफी देर तक दुआ मांगने के बाद जब करार आया तो अब नींद जोरों की लगी थी। इसने लिफाफा देखा जिसमें कुछ नोट थी। इसने संभाल कर उसे रख दिया और वो कुछ ही देर में सो गई। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। इसने ड्राइविंग शुरू की पहले आफियत की दुआ पढ़ना नहीं भूला था। उसे अब कुछ अफसोस था अपने रवैये का। इसका गुस्सा बचपन से ही हद से ज्यादा था। वो नाजुक मिजाज लड़की इससे डर जाती बावजूद कोशिश के भी वो गुस्सा नहीं रोक पाता था। दोनों सास और माँ बातों में मसरूफ थी और टॉपिक जिजला ही थी। अरे वो आपा जो नई आए हैं, जिजला का रिश्ता मांग रही थी। मैंने बताया मैं इनकी सास हूँ तो कुछ उदास हो गई थी। फेमदे बेगम का धीमा लहजा था मगर वो सुन चुका था और गुस्सा में बहुत मुश्किल से अपने आप को तोड़ फोड़ से रोका था। जब से आंखें लाल जबकि गंदमी रंगत में सुर्खी खुल गई थी। उफ, उसने नात शरीफ उनकी और कई घंटों के तवील सफर के बाद वो घर पहुंचे। वो फ्रेश होकर नमाज अदा करने लगा। फिर रूम में बैठकर जिजला को सोचने लगा। एम सॉरी जिजला इसने धीमे से कहा और फिर मोबाइल उठाकर गाना लगा लिया। फिर याद आया गाने से जिजला चिढ़ती थी और इसे हदीस पाक भी बताई थी। इसने सारे सॉन्ग डिलीट किए और सूरा सुनने लगा। फिर अवैस रजा कादरी की नात पाक सुनने लगा। इसे जिजला की बात मानकर अच्छा लगता था। इसके लहजे की तासीर थी या इसकी मोहब्बत जिसने अभी इसके दिल में जगह बनाई थी वो इसे बहुत अपनी और अच्छी लगने लगी थी। और सुनते सुनते वो कब सोया उसे खबर नहीं हुई, वरना गाना सुनने के बाद वो बेचैन ही रहता और काफी देर तक सो ही नहीं पाता। आज इसे बना स्मोकिंग के पुरसुकून नींद आई थी। आज फेम मुंबई से वापस आया था। शेम इसका भाई था जो कि मुंबई में रहता था। वो इससे कुछ पता लगवाने गया था और मुकम्मल इत्मीनान के साथ अब वो अलका के घर में था। अस्सलाम अलैकुम। अलका ने अपने बाप के सामने उसे इज्जत दी और शरबत वगैरह भेज दिया। थप्पड़ का अफसोस भी था मगर ज्यादा नहीं। वो रूम में आई कि वो इसके सामने आ गया। तुम? हाँ, मैं अंकल से पूछ कर आया हूँ, फेम ने नरमी से कहते हुए करीबी सोफे पर अपना बैग रखा। क्या बात है? वो इससे कुछ संजीदा लगा। अलका, तुम मुझसे अगले 1 हफ्ते में निकाह के लिए राजी हो जाओ। अच्छा ठीक है फेम, मैं तैयार हूँ, उसने कहा और फिर गुस्से में कहा, तुम्हें लगा मैं ये जुमला बोलो नगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, इसे दूर कर लो। फेम ने गहरी सांस ली फिर कहा, शादी तुम्हें करना पड़ेगी, वरना क्या मैं बीमार पड़ जाऊंगी? ऑक्सीजन हो तुम। इसने उल्टा जवाब दिया, मैंने कहा तैयार रहूं वरना पछताओगी। इसने इसे इग्नोर किया और नावल लेकर बैठ गई। मैंने कुछ कहा है अलका? तो मैंने सुन लिया फेम, नाउ गेट लॉस्ट वरना फिर से रिफ्रेश कर दो नगी। इसने थप्पड़ की जानिब इशारा किया। मर्दों की अना पर चोट लगाकर खुश मत रहो। ये मैं हूँ अलका जिसने बर्दाश्त कर लिया, वरना बाहर दरिंदों को गलती पर एक थप्पड़ सिर्फ नाजुक से लग जाए तो वो इसे बर्बाद कर देते हैं। इसके लहजे में पर वो कुछ संजीदा हुई। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, इसे फौरन एहसास हुआ था, मगर आप फिर जबरदस्ती बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझसे निकाह करने में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा है, तुम अजीज से मिल लोगी। इसकी बात को वो नजरअंदाज करते रूम से निकल रही थी। अजीज के नाम पर वो पलट गई। क्या कहा तुमने? तुम अजीज को, मेरे भाई को जानते हो? इसकी आंख से कब आंसू निकला वो जान ना सकी। हाँ, मुझसे शादी कर लो, यकीन करो अलका, मैं उसे तुमसे मलवा दूंगा। मैं कैसे मानूं? वो इसके करीब खड़ी इससे दरियाफ्त कर रही थी। ये देखो, इसने अब अजीज की एक नहीं कम से कम 50 से ज्यादा तस्वीर दिखाई। इसने बेसाख्ता मोबाइल की स्क्रीन को चूमा और जल्दी से इसे अपने मोबाइल में ले लिया। कहाँ है वो? कैसा है? इसका नंबर मुझे दो। कितना बड़ा हो गया है, कितना खूबसूरत है मेरा भाई। इसके लहजा बिखरा और टूटा हुआ था। फेम नहीं पढ़ना चाहता था वरना वो कभी ना मानती। मैं मलवा दूंगा बट पहले निकाह। ऐसा मत करो फेम, मैं आपके आगे ये हाथ जोड़ती हूँ प्लीज, इसने सिसकते हुए कहा। अलका प्लीज, आई एम सॉरी बट मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, उसने दिल में कहा और कदम रूम से बाहर निकालने लगा कि इसने रास्ता रोक लिया। मैं तैयार हूँ, इसके कहने पर वो पुरसुकून हो गया। फेम ने कहा कि तुम निकाह के लिए, बेटा फेम ने कहा कि तुम निकाह के लिए राजी हो? जी पापा, मैं राजी हूँ। सच? हाँ पापा सच्ची। इसने अपने लहजे को हत्ता अलमकदूर बशाश रखने की कोशिश की। हिमम ठीक है बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई। शॉपिंग वगैरह के लिए इंशाअल्लाह पैसों चलेंगे, मैं 1 वीक की छुट्टी कर लो निगाह। हाँ पापा। तुम उदास लग रही हो बेटा।
नहीं पापा, बस मम्मा की याद आ रही है, आप इनके बारे में बताइए प्लीज, डैडी मना मत करिएगा। बेटा। उन्होंने लब भींचकर गहरी सांस ली और इसका हाथ थामकर सोफे पर अपने करीब बिठाया। बेटा, सच सुनने के बाद मुझसे नफरत तो नहीं करोगी? नहीं पापा, आप मेरा सब कुछ हैं, अब से नाराज है कर क्या बचेगा? आप बताइए क्या वजह है कि इतने साल से मम्मा ने आपसे बात तक नहीं की, ना ही अपने उन्हें पूछा। बेटा, मैं तुम्हारे दादा का एक लौता बेटा था, मैंने पढ़ाई अमेरिका से की थी। मुझे कुछ बनने का जुनून था। जब मैं अमेरिका से मुंबई वापस हुआ तो बिजनेस शुरू किया। इस वक्त डैडी ने मेरी शादी की बात की, मैंने सब उन पर छोड़ दिया क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई और बिजनेस पर ही रहा था। किसी भी लड़की से दोस्ती नहीं की थी। डैड ने अपनी पसंद से मेरी मन्नी फहमीदा से करवा दी, जो कि एक यतीम थी। मैंने इसका हसन देखा, वो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इसका क्वालिफिकेशन जब भी पूछा, डैडी ने बात गोल कर दी। मैं इससे बात करता, वो फोन पर ही कभी कभार बात करती थी। मैंने इसे बहुत से ख्वाब दिखाए थे। शादी के बाद मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ इसने कुछ पढ़ाई नहीं की है। इसने उर्दू मीडियम से सिर्फ 7वीं जमात तक तालीम हासिल की थी, मगर उसे कुरान पाक काफी अच्छे से पढ़ने आता। कई सूरतें इसने हिफ्ज की थी। मैंने इसे बहुत मोहब्बत दी, मगर जब जब इसकी तालीम का ख्याल आता मैं उसे गुस्से में बहुत कुछ सुना देता। पहले तुम पैदा हुई मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। तुम्हारी माँ को जिद करके मैंने साड़ी पहनाई थी। इसने बहुत मना किया क्योंकि वो हाफ आस्तीन थी और काफी नाजेबा भी। वो सीधी सादी थी। मेरी जिद में साड़ी तो पहनी, मगर इस पर हिजाब ले लिया जो कि पूरा कमर तक इसे ढांपे हुआ था। मेरे दोस्त और उनकी वाइफ ने इसे अजीब नजरों से देखा। साथ में एक औरत ने बाकायदा मजाक उड़ाया कि मिसेस हुसनैन को ड्रेसिंग सेंस नहीं है। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। और तब पहली बार पार्टी खत्म होने के बाद मैंने इसे मारा। ना जाने कैसा गुस्सा था कि उसे बेइंतहा मारता गया, मगर उसने खामोशी से मेरी मार खाई। बेटा, जवानी का जुनून दुनियावी मामलात में बहुत बुरा होता है। मैं मगरूर हो गया था। बेशुमार दौलत, शोहरत और वजाहत ने मुझे मगरूर कर दिया था। कुछ साल बाद जब अब्दुल अजीज पैदा हुआ, वो काफी बीमार रहता था। इस सबब फहमीदा सिर्फ इसी की हैकर रह गई थी। तब मुझे एक औरत नवीरा, जो यहाँ दुबई में हमारे साथ रहती थी, अलका के जहन में फौरन वो शातिर मेकअप में डूबा हुआ चेहरा नजर आया जो अकेले में इसे हमेशा डरती थी और एक बार मारा था तो इसके और हुसनैन के बीच काफी लड़ाई हुई थी। फिर अलका ने उनके रुकने पर फिर पूछा, गोया अभी ना बताया तो फिर कभी नहीं बताएंगे? बेटा, नवीरा पढ़ी लिखी थी, खूबसूरती इतनी नहीं थी, मगर वो हर वक्त मेकअप में रहती। इसे उठने बैठने का सलीका था और अट्रैक्ट करना जानती थी। इसके कान भरने के सबब और उसकी झूठी मोहब्बत में मैं दिन रात यही सोचता कि मैंने इतनी जल्दी शादी क्यों की, किस चीज की कमी है मेरे पास। मैंने छप कर नवीरा से इसके घर वालों के सामने निकाह कर लिया। इन दिनों में घर से लाताल्लुक हो गया था, अपने बीमार बाप और बेटे को भी भूल गया था। एक शाम में ऑफिस में था और नवीरा मेरा सर दबा रही थी, तभी दरवाजा खुला और सामने फहमीदा खड़ी थी। इसने मुंह पर हाथ रखा और रोने लगी। नवीरा के सामने उसने मुझे बहुत सुनाया, अबक के बाप और बेटा बीमार है और आपको सिर्फ ऐश की पड़ी है और तुम बेशर्म औरत। इससे पहले कि वो कुछ कहती, नवीरा ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर मारा। मैंने नवीरा को घूरा, मगर उसने हक जमाते हुए कहा, मैं भी बीवी हो इनकी, इसलिए सोच समझ कर बात करना। इसके बाद वो हॉस्पिटल गई। अब्दुल अजीज को डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। मुझे नवीरा ने बातों में उलझाया हुआ था, जिस सबब मैं अजीज से मिलने 2 दिन नहीं जा सका। तीसरे दिन वो सीधा मेरे ऑफिस आई और सबके सामने उसने मेरा कॉलर पकड़ा। मैंने पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा था। शायद बेटे की मोहब्बत में इसने ऑफिस का भी लिहाज नहीं किया और सबके सामने मुझे बहुत बातें सुनाई। सबके सामने इस बेइज्जती पर मैंने इसका हाथ घसीटा और सीधा गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। फिर बेटा, मैंने इसे बहुत मारा, पटे से हाथ से। इसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी। तब मुझे होश आया। उसने अटकुते हुए कहा, मत रहम करो मुझ पर, आपके बाप मर चुके हैं, यही बताने आई थी। इनका डर मत रखो, मार दो मुझे, मुझ जैसी जाहिल के साथ तुम्हारा किया जो। मैं गुस्से में अब्दुल अजीज की तरफ देखा और तुम्हें लेकर घर से निकल गया। मैंने अपना बिजनेस पूरा दुबई में मुंतकिल किया और घर से निकल गया और सुकून की सांस ली। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। इस ऑफिस को मैंने ये सोच कर ताला लगाया कि वहाँ मेरी फहमीदा ने बहुत बेइज्जती की ही। मैं दुबई में नवीरा के साथ खुश था। वहाँ की फिक्र इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने वहाँ भरोसेमंद मुलाजिम थे और बैंक में काफी पैसे भिजवा दिए थे। 1 साल नवीरा के करीब रहकर मैंने इसे जाना। इसका बोलने जो मुझे पसंद था, मगर इससे चिढ़ होने लगी।
मुझे याद आया कि फहमीदा कभी मेरे दोस्तों के सामने भी नहीं आती थी, मगर वो मेरे दोस्तों के साथ बिल्कुल फ्री है कर बैठती। फिर तुम्हें एक दफ मारा और मेरे मारने पर वो मुंबई चली गई। मगर बेटा वो मुंबई भी इसलिए गई थी, उसे मेरा मुंबई वाला फ्लैट चाहिए था। कुछ माह बाद में उसे लेने मुंबई गया तो पहले सोचा अजीज से मिलो, मगर नए लोगों को देखकर मैं हैरान हुआ। मुलाजिम से राब्ता किया, उसने बताया कि फहमीदा बेगम को नवीरा ने बहुत धमकाया और घर खाली करने को कहा। वो बेबसी से रोती रह गई और सामान लेकर चली गई। नवीरा ने घर बेच दिया। मुझे बहुत गुस्सा आई। मैं सीधा इसके घर गया, जहां से मुझे पता चला वो बाहर गई है। मैं गाड़ी को सीधा होटल के जानिब ले गया, क्योंकि वो अक्सर वही होती थी, मगर वो नीम और या लिबास पहने किसी आदमी के साथ बैठी थी। बस तलाक ले लूंगी इससे, फिर अब से निकाह। इसका ये जुमला सुनकर मैं जैसे पागल हो गया। मैंने वहीं पहुंचकर उसे आजाद किया, मगर उसके हाथ कुछ नहीं आने दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया, क्योंकि इसकी वजह से शायद मेरी वजह से मेरा घर बखर गया था। इसके बाद मैंने फहमीदा को हर जगह तलाश किया, मगर वो नहीं मिली। इनके लहजे में थकन थी और आंख में आंसू। बेटा, जवानी का नशा बहुत बुरा होता है, शायद इसलिए अल्लाह ताला को भी जवानी की इबादत और तौबा बहुत पसंद है। आज लोगों के बेटों को देखकर रोना आता है। मेरा अजीज, इतना बोल कर वो सिसक उठे। पापा, मेरा वदा है अब से इंशाअल्लाह जल्द ही अजीज आपके पास होगा। काफ, कैसे बेटा? उन्होंने हैरत से अलका को देखा। जी। और अबू, अपने जो किया इस औरत की वजह से किया। यकीनन वो फितना थी, मगर अब तो अब नमाज भी पढ़ते हैं, तौबा भी कर चुके, फिर मैं अब से कैसे नाराज रह सकती हूँ। इसने प्यार से अपने बाप का हाथ चूमा। इनकी गलती सुनकर उसे बुरा लगा, मगर वो जाहिर कर देती तो वो और टूट जाते। फेम, अजीज का नंबर निकाह के बाद दूंगा, क्या पता नंबर मिलने के बाद इनकार कर दो। शट अप प्लीज, यकीन करो मैं तुमसे ही निकाह करूंगी, पहले नंबर भेज दो। ठीक है, मैं इसके घर का नंबर भेजता हूँ। अब्दुल अजीज का नंबर मेरे पास भी नहीं है, कल तक ही जाना। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। ओके। आज फहमीदा बेगम खुश थी। अब्दुल अजीज के लिए बहुत सारी नई डिश बनाकर वो इसका इंतजार कर रही थी। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? फहमीदा बेगम ने अनजान आवाज पर हैरत से पूछा, क्योंकि उनके घर सिर्फ अजीजा तबस्सुम बेगम का ही फोन आता था। हेलो, कौन है? रो क्यों रही हो? उन्होंने हैरत से पूछा। फिर फोन कट गया। अलका के ज़ारो कतार आंसू गिर रहे थे। न जाने कौन थी, अल्लाह ताला इसकी परेशानी दूर करे, उन्होंने कहते हुए दस्तरखान बिछाया। मम्मा, खाना, बहुत भूख लगी है। अब्दुल अजीज ने घर में दाखिल होते ही कहा। हाँ बेटा, हाथ मुंह धो लो। हिमम, उसने हाथ धुला और खाने बैठ गया। बेटा, किसी अनजान बच्ची का फोन था, वो रो रही थी। अच्छा, रॉन्ग नंबर होगा। हिमम, हो सकता है, फिर भी देख लेना। ओके। मम्मा, ये क्या बनाया है अपने? अब्दुल अजीज ने हैरत से पूछा। पहली मर्तबा इस किस्म का खाना घर में बना था, वरना वो ये सब बाहर से ही लाता था। बेटा, मेरे हाथ की देसी खाने खाकर बोर हो जाते हो? मैंने आज तबस्सुम मीडियम से रेसिपी पूछकर ये बटर चिकन और कानाफा बनाया है, और ये गोल्डन पुलाव भी। व्हाट लो यू मम्मा, उसने प्यार से अपनी माँ का हाथ चूमा। किसने कहा कि मैं बोर हो गया? आपके हाथ की सादी सी दाल और सब्जी भी आजकल के शेफ नहीं बना पाएंगे, इसने कहते हुए अपने हाथ से उन्हें खिलाया। और आज इसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था। वह मजा आ गया, इसने कानाफा खाते हुए कहा। बेटा, अब जरा चेक कर लेना किसका फोन था। ओके मम्मा, मैं आता हूँ। अरे, कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ। इसने गाड़ी स्टार्ट की और निकल गया। 1 घंटे बाद वो आया तो फहमीदा बेगम कैलूला के लिए लेट चुकी थी। इनको सोता देख इसने इनका छोटा सा मोबाइल उठाया और मुस्कुराने लगा। वो आज उनके लिए एंड्रॉइड फोन लाया था। तभी फोन बजा, इसने उठाया। अस्सलाम अलैकुम, निस्वानी आवाज पर उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। कौन? अरे यार, क्यों रो रही हैं और कौन है? अजीज में आपी। इतना सुनने के बाद सस्किया बढ़ गई थी। कौन आपी? आपको मेरा नाम कैसे पता? कौन है आप? अजीज। अजीज में आपी, तुम्हारी आपी? मेरी आपी? देखिए, शायद अपने किसी दूसरे अजीज को लगा दिया है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। इतनी देर में फहमीदा बेगम भी आ गई। कहाँ थे? मम्मा, ये मोबाइल, अब आपको जो भी रेसिपी सीखना है या तकरीर सुनना है या कुछ भी, सब मोबाइल में मिल जाएगा। अरे बेटा, क्या जरूरत थी? मुझे कहाँ आता है ये चलाने, अपने लिए कुछ ले लेते। मैं सिखा दूंगा। अब मुझे कॉल करिए। इसने उन्हें यूट्यूब का सिखाया, कॉलिंग का सिखाकर कहा। 1
उन्होंने इसे कॉल लगाया और फोन लगने पर दोनों मुस्कुराने लगे। दोनों की खुशी एक दूसरे से वाबस्ता थी। अलका का रो रो कर बुरा हाल था। अब्दुल अजीज की भारी मर्दाना आवाज, माँ की मीठी आवाज सुनकर वो रूम में बंद थी। मगर बाप का ख्याल आते ही वो झट से उठी, मुंह धोया, नीचे जाकर उनके आने से कबल चाय बनाई और सोफे पर बैठ गई। इनके आते ही इनके साथ चाय पीते हुए शॉपिंग की बात करने लगी। एक हफ्ता गुजर गया था। आज इसका निकाह था। माँ की याद में दिल रो रहा था। उसने कॉल लगाया। अम्मी मुझे दुआ जी। बच्चा कौन हो तुम? बस दुआ जी, आज मेरा निकाह है। हाँ बेटा, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, उन्होंने दिल से कहा। इस अनजानी बच्ची से उन्हें हमदर्दी महसूस हुई। रेड कलर के गाउन पर खूबसूरती से दुबई स्टाइल में हिजाब बांधे अलका बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ ही देर में वो अलका फेम बन चुकी थी।